हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे टाइटल को आप अपने फिंगर टिप्स पर कैसे याद कर सकते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हर बार 2 से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएफएम के एग्जाम में। और इसको याद रखना 29 स्टैंडर्ड्स को ये थोड़ा टीडियस काम है। जब आपको लगेगा कि आप याद कर रहे हो तो जितना आप याद करोगे उतना लगता है कि भूलते जा रहे हैं, और एग्जैक्टली एग्जाम वाले दिन तो और भी लगता है कि कंफ्यूज होगा या फिर कुछ याद ही नहीं है या फिर मैं ब्लाइंड हो गया हूं। तो नो वरीज, आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी बेस्ड टेक्निक से इस काउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे याद रखे फिंगर टिप्स पे, और जो ये आपके लिए सुपर इजी हो जाए ये बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं एक एंगेजिंग स्टोरी यूज करूंगा जिसमें आपको सारे स्टैंडर्ड्स सीक्वेंस में याद हो जाएंगे और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने एक भी सीक्वेंस मिस कर दिया तो फिर पूरी स्टोरी समझने में दिक्कत होगी। तो फिर तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं हमारे कैरेक्टर अमन के साथ, जो हमें ये सब याद करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 29 है। ये आपको पता है कि टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 29 है। ये स्टार्ट होता है 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें एक चीज अगर आप देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, इनको डिलीट कर दिया गया है। इनको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें चेंजेस आ गए हैं, और ये दोनों को मर्ज कर करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में डाल दिया गया है। तो हम लोगों के पास ये टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में से 2 स्टैंडर्ड माइनस, यानी टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज करना होगा, क्या कि हमारे पास अमन है। अमन की एक शॉप है, और अमन की शॉप है और अमन हम लोगों को ये सारी चीजें उनके कहानी समझ करके, उनके कहानी को सुन करके, और उनके कहानी में जितने कैरेक्टर हैं उनको सुन करके आपको ये डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और टाइटल वो आपको याद हो जाएगा। तो ये अमन है। हम लोग के पास टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है। ये स्टार्ट होता है 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ये विड्रॉ कर लिया गया है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा इसको समझने के लिए आपको एक कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, वो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अल्फाबेट ए बी सी डी एंड जेड है। हम लोग एक कोडिंग करेंगे। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अल्फाबेट है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिनोटेड बाय ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डिनोटेड बाय बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डिनोटेड बाय 3, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और 26 तक जाएगा। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 26 तक जाएगा। मीन्स कि अगर मैं डी की बात करूं, डी इज अ फोर्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, then our accounting standard 4 will be D। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बात करेंगे, फर्स्ट लेटर है ए। फर्स्ट लेटर है ए, और ए पे ए इज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये स्टोरी शुरू होती है अमन से। अमन एक शॉपकीपर हैं, और एक जिम्मेदार शॉपकीपर हैं जो अपनी दुकान में ट्रांसपेरेंसी का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बिजनेस की पॉलिसी फर्स्ट रूल यही है कि सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
जो सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट, उनकी जो पॉलिसी है दुकान की, पॉलिसी किसकी, अमन की, वो सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, डिस्क्लोज ऑफ ऑल द अकाउंटिंग एक्ट पॉलिसीज को वो डिस्क्लोज करते हैं। ये जो टाइटल है, ए इज फॉर A1, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर होता है अल्फाबेटिक का, A1, उसी तरह B2, C3, D4, D इज द फोर्थ लेटर, D इज द फिफ्थ लेटर। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, आपको करना ऐसे है कि जब कभी फर्स्ट की बात है तो फर्स्ट लेटर इज A फॉर किसका नाम होगा, अमन का। ये यूनिक नाम है, नाम चेंज नहीं होगा कि हाँ अमन कहीं और या A फॉर कोई और भी आ जाएगा, नहीं। तो अमन का जो नाम है वो अमन है, A फॉर, और ये शॉपकीपर है। टाइटल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइटल जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, फर्स्ट है, ये डिस्क्लोज करता है, ये गाइड करता है कि हर बिजनेस को ये बताना ज़रूरी होता है कि वो कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, जैसे गोइंग कंसर्न, स्टेट लाइन मेथड या हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये पॉलिसी डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट है बी इज द सेकेंड लेटर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड B2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2B। तो B इज फॉर भावेश। भावेश कौन है, भावेश इन्वेंट्री मैनेजर हैं, किसके, अमन के। अमन के इन्वेंट्री मैनेजर हैं जो वैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज को देखते हैं। अमन के शॉप का इन्वेंट्री मैनेजर है भावेश, उनका काम यही है कि दुकान की इन्वेंट्री का सही तरीके से वैल्यूएशन करना और हर चीज के हिसाब को अच्छे से रखना। तो वैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल, ये जो स्टैंडर्ड है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्रीज जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया या वर्क इन प्रोग्रेस हो गया और फिनिश गुड हो गया कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, इसमें हेल्प करता है। इन्वेंट्रीज को या तो उनके कॉस्ट प्राइस पे या फिर उनके नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे एंट्री करना, और इन दोनों में जो लोएस्ट होगा उस पे करना है। तो ये बताता है कि आप कॉस्ट प्राइस पे या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, और इन दोनों में जो लोअर होगा उसकी वैल्यू को आपको एंट्री करनी है, कंसीडर करनी है, ये हमको स्टैंडर्ड बताता है। तो बी इज फॉर सेकेंड लेटर है अल्फाबेट्स का, बी जो रिप्रेजेंट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड, और बी इज फॉर भावेश। भावेश कौन है, इन्वेंट्री मैनेजर है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, सी इज फॉर थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और सी इज फॉर चेतन। चेतन कौन है, चेतन कैशियर है अमन के, अमन के कैशियर हैं जो हर दिन कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं। उनका काम है कि कैश का हिसाब रखना और इंश्योर करना कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। चेतन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए कैशियर है वो। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए गाइडलाइन किस तरह का होना चाहिए, जो ये दिखता है कि एक कंपनी में कैश एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कैसे इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। इस स्टेटमेंट को 3 अलग अलग एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट, एक होता है ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, एंड द थर्ड वन फाइनेंसिंग। ये 3 अलग अलग कैश स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव डी, डी इज द फोर्थ लेटर, ए इज 4, डी इज 4, हम लोग दीपक इसको रखे हैं क्योंकि डी इज द फोर्थ लेटर। ये दीपक हैं, ये अमन के कस्टमर हैं। तो ये क्या करते हैं, अमन के एक लॉयल कस्टमर है जो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से परेशान हो जाते हैं। किससे परेशान हो जाते हैं, दीपक जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से परेशान हो जाते हैं जो अमन के कस्टमर हैं। कंटिंजेंसीज, ये एक वर्ड है यहाँ पे, कंटिंजेंसी, इसका मतलब ये होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड थिंग। तो कंटिंजेंसी इज एन इवेंट ओकरिंग आफ्टर, contingency is an event occurring after the balance sheet date.
इस गाइडलाइन का मतलब है कंटिंजेंसीज का मतलब होता है कि अनसर्टेन इवेंट। ये स्टैंडर्ड बताता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद, बैलेंस शीट जो भी प्रिपेयर हो गया बैलेंस शीट डेट के बाद, बट फाइनल स्टेटमेंट बनाने से पहले अगर कोई इवेंट होता है जो कंटिंजेंसीज है, अनएक्सपेक्टेड है और इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको आप एंट्री कर सकते हैं। और कैसे एंट्री कर सकते हैं ये गाइडलाइन देता है। क्लियर है? देन वी हैव है ई फॉर फिफ्थ लेटर है ईशा। ईशा कौन है? अकाउंटेंट है। अमन की अकाउंटेंट है और जो हर पीरियड के प्रॉफिट या लॉस का हिसाब रखती हैं। अगर कभी कोई पुरानी एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइक अगर पिछले साल की कुछ एंट्री भूल गई हैं या ओमिशन है जो बाद में आ रही है, तो वो उसको करेक्ट करती हैं। तो ईशा उनके सही तरीके से एडजस्ट कैसे करना, एडजस्टमेंट करती हैं और अकाउंटेंट है और नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड को देखती हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये AS5 का जो पर्पस है ये है कि कैसे आइटम को हैंडल करें, पुराने आइटम को, और रिपोर्ट किया जाए जो बिजनेस के लिए नॉर्मल कोर्स में नहीं होते। ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होते। इसमें पहले की जो ओमिशन एंट्री को ठीक करना, जैसे अगर मान लेते मैंने कहा कि आपका कोई एंट्री है जो पिछले साल की है, जो आपको अब पता चल रही है, उसको आपको करेक्ट करना है, उस ओमिशन को किस तरह एंट्री करेंगे, ये स्टैंडर्ड, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये गाइडलाइन देता है। अनयूजुअल इवेंट जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या फिर कंपनी की अकाउंटिंग में ऐसे जो प्रायर पीरियड के आइटम हो उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जी कौन सा लेटर है? ये 7th लेटर है अल्फाबेट्स का 7th लेटर जी। तो काउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। आपको बस याद रखना है अमन इज ए फॉर अमन। अमन क्या है? ट्रांसपेरेंसी खोजते हैं अपने शॉप के लिए, पॉलिसीज सारे ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर रखना चाहते हैं, तो डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज 1। ही इज फॉर भावेश। भावेश कौन है? अमन के इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इन्वेंट्री मैनेजर है, जो इन्वेंट्री के वैल्यू को, वो वैल्यूएशन को एंट्री करते हैं। सी फॉर थर्ड लेटर है, थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और सी फॉर चेतन। चेतन क्या है? कैशियर है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं, जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पार्ट के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कैश फ्लो को। उसके बाद डी फॉर दीपक। दीपक कस्टमर है जो अनएक्सपेक्टेड चीजों से परेशान रहते हैं। कंटिंजेंसीज का मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है। इसमें एंट्री जब भी होगी बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले एंट्री अगर कुछ ओकर होती है तो आप लिख सकते हैं ई इज फॉर ईशा। 5th लेटर है अल्फान्यूमेरिक अल्फाबेट्स का, तो E5 रिवाइज। अच्छा, ये रिवाइज जो दिया हुआ है, रिवाइज का मतलब ये होता है कि ये बाद में उसको रिवाइज किया गया है, चेंज किया गया, जो पहले बना था उसमें कुछ करेक्शन किया गया है, कुछ चीजें ऐड की, मॉडिफाई की, इसलिए इसमें रिवाइज लिखा हुआ है। ई इज फॉर ईशा, अकाउंटेंट है, नेट प्रॉफिट और लॉस को देखती हैं। जी इज फॉर गौरव। गौरव क्या है? गौरव एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर है। गौरव क्या है? कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर है और अमन का एक पुराना दोस्त है जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। गौरव अपने हर प्रोजेक्ट का हिसाब रखने में माहिर है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कैसे करना है उसके रूल्स का काम है और वो उसमें एक्सपर्ट भी है। तो ये जो स्टैंडर्ड है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये बताता है कि लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो यूजुअली 1 साल के बाद या 1 साल से ज्यादा टाइम तक चलती है, उनसे रिलेटेड रेवेन्यू और कॉस्ट को कैसे अकाउंट किया जाए ये बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आई इज फॉर ईशान। ईशान किस में आएगा? आई कौन सा लेटर हो जाएगा? ABCDEFGH आई 9th लेटर है, तो 9th लेटर है, मतलब आई फॉर ईशान। ईशान क्या है? रेगुलर कस्टमर है। ये 2 चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ईशान एक रेगुलर कस्टमर है और इनको ये हमेशा अपने परचेज जो भी करते हैं अमन से, उसका वो हिसाब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इनसे मैंने जो परचेज किया, फर्दर मैंने जो बेचा, कितना रिकॉग्नाइज किया, कितना मुझे फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अमन को भी इससे हेल्प मिलता है।
कौन? ईशान रेवेन्यू रिकग्निशन में रेगुलर कस्टमर है। तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू मतलब इनकम को कब और कैसे रिकग्नाइज करे, ये स्टैंडर्ड बताता है। समझ गए? रेवेन्यू, दिस वन। नेक्स्ट, जे इज द 10th लेटर। जे इज द 10th लेटर। जैस कौन है? प्रॉपर्टी डीलर है। जैस कौन है? प्रॉपर्टी डीलर है। अमन का एक दोस्त है जो विलेज में रहता है। अमन का जो दोस्त है वो विलेज में रहता है और प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का कहीं वैल्यूएशन करने में जैस का कोई मुकाबला नहीं है। अब ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको पीपीपी भी कहा जाता है, पीपीई भी कहा जाता है। ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड 10 का जो पर्पस है कि टेंजिबल एसेट्स जो इमूवेबल एसेट्स होता है, तो टेंजिबल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को कैसे अकाउंट किया जाए जो बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा यूज़ होते हैं। 1 साल से ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें बिल्डिंग्स हैं, मशीनरीज हैं या फिर व्हीकल जैसे आइटम को जो प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, रेंटल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं, इंक्लूड किया जाता है इसमें। समझ गए आप? तो अब आप याद रखेंगे ABCD। ए इज फॉर अमन। अमन क्या है? ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ। बी इज फॉर भावेश। भावेश क्या है? इन्वेंट्री मैनेजर है जो वैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज करते हैं। सी इज फॉर चेतन, कैशियर है, कैश फ्लो देखते हैं। डी इज फॉर दीपक। दीपक कस्टमर है जो अनएक्सपेक्टेड यानी कंटिंजेंसीज, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट को देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज से वो परेशान हो जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें, कंटिंजेंसीज का मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है। ई इज फॉर ईशा। ईशा अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट क्या करती है? वो कैश फ्लो और इनफ्लो और आउटफ्लो को देखती है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस को देखती है, और अगर कोई प्रायर पीरियड के कोई एंट्री है तो उसको एडजस्ट करती है। जी इस तो गौरव। गौरव दोस्त है, क्या करता है? गौरव साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनकी और कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, तो जी इज फॉर जी 7th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई इज फॉर S9 ईशान, रेगुलर कस्टमर है, रेवेन्यू रिकग्निशन है। जे इज फॉर जैस जो प्रॉपर्टी डीलर है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव कबीर साहब हैं। के इज द 11th लेटर। के इज द 11th लेटर। तो कबीर साहब इनके कौन है? कबीर अमन का एक ट्रस्टेड अकाउंटेंट है जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एक्सपर्ट है। कबीर अमन के बिजनेस में फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंजेस का असर समझने और मैनेज करने में मदद करता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में हेल्प करता है। फॉर कबीर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ओनर है और ये स्टैंडर्ड 11 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, जो ये बताता है कि फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कैसे अकाउंट किया जाए और फॉरेन ब्रांचेस या ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसमें फॉरेन करेंसीज को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने वक्त जो डिफरेंसेस आते हैं उनका भी सॉल्यूशन दिया गया है। मतलब कि अगर मान लेते कोई ब्रांचेस इंडिया में है, कोई इंडियन कंपनी और ब्रांचेस ऑपरेट कर रही है यूएस में, तो वहाँ जो स्टेटमेंट या कोई करेंसी डिफरेंसेस आ रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो इनकम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो इंडियन रुपीस में कैसे बनेगा, कैसे शो करेंगे कंपनी यहाँ की है, वहाँ से भी रेवेन्यू आ रही है। तो ये सारे गाइडलाइन आप इसमें ही आते हैं और इसको देखने वाले कौन है? कबीर है। कबीर के इज द 11th लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, दैट इज के क्या है? फॉरेन एक्सचेंज ओनर है। ठीक है, लाइक दिस। एल इज फॉर लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी अमन की एक पुरानी क्लाइंट है जो नए बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट सिक्योर करने में हेल्प करती है। लक्ष्मी गवर्नमेंट से नए बिजनेस ओनर है जो गवर्नमेंट से ग्रांट लेने में मदद करती है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में आते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का गाइडलाइन देता है कि गवर्नमेंट ग्रांट जैसे सब्सिडीज, कैश इंसेंटिव्स या
ड्यूटी ड्रॉबैक्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे अकाउंट किया जाए। ये ग्रांट का एक ट्रीटमेंट उनके पर्पस और कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ग्रांट रिसीव करने के लिए फुलफिल करनी होती है। तो पर्पस क्या है और रिसीव भी हुआ है ग्रांट, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे किस कंडीशन में हुआ है वो बताता है। तो कौन है? लक्ष्मी है जो गवर्नमेंट ग्रांट को देखती है। एल इज फॉर 12th लेटर ऑफ अल्फाबेट्स 12 एल। एल इज फॉर लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? बिजनेस ओनर है जो गवर्नमेंट ग्रांट को डील करती है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एम। एम इज द 30th लेटर। मनीष है। मनीष क्या है? बिजनेस कंसल्टेंट है। अमन का फाइनेंशियल एडवाइजर है जो इन्वेस्टमेंट का सही हिसाब रखने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग के इन्वेस्टमेंट का ये एम फॉर मनीष। मनीष क्या करते हैं? अकाउंटिंग का इन्वेस्टमेंट कैसे करें उसमें हेल्प करते हैं। ये स्टैंडर्ड आपको बताता है कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है उनको कैसे अकाउंट करें और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएं। अगर कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट की, अगर कोई कंपनी की दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो जो अमाउंट आप फंडिंग जो आपने किया वो आपके अपने अकाउंट में कैसे दिखाना है। इसमें करंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंसेस और उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए ये भी एक्सप्लेन किया जा गया है। क्या आपने 6 मंथ के लिए किया है या 9 मंथ के लिए किया, 11 मंथ के लिए है, मोर देन 12 मंथ के लिए किया है, 12 मंथ के लिए किया है, तो ये आप कैसे कैटेगराइज करेंगे ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता है। उसी तरह एन है। एन इज द 14th लेटर। तो 14th लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय नितिन। नितिन क्या है? नितिन साहब एचआर स्पेशलिस्ट हैं। नितिन साहब एचआर स्पेशलिस्ट हैं और ये अमन के बिजनेस पार्टनर हैं जो कंपनीज के मर्जर के टाइम पर एक्यूरेट अकाउंटिंग और स्मूथ अमालगमेशन प्रोसेस इंश्योर करते हैं। अमालगमेशन का मतलब होता है मर्जर। अमालगमेशन का मतलब होता है मर्जर। और ये जो गाइडलाइन 14 है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये गाइड देता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मर्ज होती हैं, अमालगमेट होती हैं, तो उनके अकाउंटिंग कैसे किया जाए, जो भी गुडविल हो या रिजर्व बनते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे हो। ये स्टैंडर्ड उन एक्विजिशन को कवर नहीं करता है जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी को बिना मर्ज के खरीद लेती है। सपोज कीजिए कि ये आप एक कंपनी है और ये बी कंपनी, इसको मर्ज नहीं कर इन्होंने खरीद लिया, तो ये इस गाइडलाइन के अंदर नहीं आएगा। हाँ, ये होगा कि ए है, बी है, अब बी इज अ पार्ट ऑफ ए, तो ये मर्जर हो गया। खरीद लेना, इनकी 2 कंपनी हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट है ओ। ओ इज द 50th लेटर ऑफ अल्फाबेट्स रिप्रेजेंटेड बाय ओम। ओम क्या है? ओम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं अमन के, और ये क्या करते हैं? ये फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइजर है और ये क्या करते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट, जो भी एम्प्लॉय की बेनिफिट होती है उसका हिसाब सही तरीके से रखने में मदद करते हैं। किसकी? अमन की। तो एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे इस स्टैंडर्ड जो 15th स्टैंडर्ड है, इसका पर्पस ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एम्प्लॉय बेनिफिट का कैसे अकाउंट और डिस्क्लोज किया जाए, कि इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो, या दूसरे लॉन्ग टर्म या फिर टर्मिनेशन बेनिफिट हो। ये सारे गाइडलाइन आपको इससे ही मिलते हैं कि एंट्री कैसे होगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट वी हैव पी। पी इज द 60th लेटर रिप्रेजेंटेड बाय प्रकाश। प्रकाश साहब हैं, क्या करते हैं प्रकाश साहब? प्रकाश साहब लोन ऑफिसर हैं, अमन के बैंकर हैं जो बोरोइंग कॉस्ट के इफिशिएंटली हैंडल करने में माहिर हैं। अमन के और भी जो प्रोजेक्ट हैं उसमें वो गाइड भी करते हैं अमन को। तो ये क्या करते हैं? बैंक से लोन दिलाने में माहिर है। कौन? प्रकाश साहब। प्रकाश साहब अमन को लोन दिलाते हैं। और ये जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट है, जो गाइडलाइन है वो ये बताता है कि बोरोइंग कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट और दूसरे कॉस्ट जो डायरेक्टली एक क्वालिफाइंग एसेट्स को एक्वायर या कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड होते हैं,
उनको कैसे अकाउंट किया जाए, ये गाइडलाइन है इसका 16th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। देन वी हैव अ क्यू अगर आप देखेंगे तो लेटर 17वां यानी 70th लेटर है अल्फा न्यूमेरिक का। तो क्यू फॉर आपको याद रखेंगे कादिर साहब है क्यू। वो क्या है, बिजनेस सेगमेंट मैनेजमेंट, सेगमेंट आ रहा है इसमें। तो कादिर साहब अमन के ऑपरेशन मैनेजर हैं जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उसमें अमन के हेल्प करते हैं। सेगमेंट, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट मतलब एक कंपनी है, उसकी दो और ब्रांचेस हैं, आई मीन दो और चीजें हैं। मान लेते एक मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा ट्रेडिंग है या कोई और बिजनेस है। तो उसकी जो या फिर आप दूसरे लोकेशन में यूएस में आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वहां आपकी बिजनेस हो रही है, तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो डिफरेंट होगी आपकी कैटेगराइज मैनर में। जो डील करता है AS17, ये डील करता है, सॉरी दिस वन AS17, ठीक है। फिर वी हैव आर इज द 80th लेटर। रमेश साहब है, रमेश साहब क्या है, रिलेटेड पार्टी लॉयर है। रमेश साहब रिलेटेड पार्टी लॉयर है, अमन का लीगल कंसल्टेंट भी है ये, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्क्लोज करने में मदद करते हैं। तो इसमें ये जो गाइडलाइन है ये क्या ट्रीट करता है, ये ट्रीट करता है कि ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी और उसके रिलेटेड पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कैसे रिपोर्ट किया जाए। ये स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में हेल्प करता है। तो आप कभी भी याद रखेंगे कि 18th अगर स्टैंडर्ड आएगा तो आप पहले काउंट करेंगे फिंगर स्ट्रिप पर भी ABCD एंड डी, एंड 18 विल बी कम टू R इज फॉर रमेश। रमेश क्या है, रिलेटेड पार्टी लॉ। तो रिलेटेड पार्टी लॉयर हैं, तो आपको याद आ जाएगा इसमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करना रहता है AS18 में। फिर हम लोग के पास है, देन वी हैव S is the 19th letter alphabet number represented by सुषमा। सुषमा क्या है, सुषमा अमन की एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और जो अर्निंग पर शेयर को एक्यूरेटली कैलकुलेट और प्रेजेंट करती हैं। अर्निंग पर शेयर को सुषमा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो अर्निंग पर शेयर को एक्यूरेटली कैलकुलेट करती हैं और प्रेजेंट करती हैं। ये स्टैंडर्ड बताता है कि अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट और प्रेजेंट किया जाए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर अलग अलग कंपनी के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें। ये बेसिकली इसलिए क्लियर है। तो जब कभी भी आप AS20 की बात करेंगे तो 20th लेटर इज S इज सुषमा। सुषमा क्या करती है, फाइनेंशियल एडवाइजर है और EPS को देखती हैं, बस आपको इतना ही, अर्निंग पर शेयर को देखती हैं। T इज द 20th लेटर रिप्रेजेंटेड बाय तरुण साहब हैं। क्या है, ये एक लीज ब्रोकर हैं। क्या है, लीज ब्रोकर हैं। ये तरुण साहब है, लीज ब्रोकर हैं, लीजिंग के एक्सपर्ट है जो अमन को लीज एग्रीमेंट को सही से समझाने में और अकाउंट करने में मदद करते हैं। ये लीज ब्रोकर हैं। ये गाइडलाइन बताता है लीज में कि लीज ट्रांजैक्शन को कैसे अकाउंट किया जाए, फाइनेंस लीजेस और ऑपरेटिंग लीजेस के बीच के जो डिफरेंसेस है उसको कैसे समझा जाए और उनमें जो लेसर होते हैं और लेजी होती है दोनों के कैसे, दोनों के रिपोर्ट को कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, दोनों के अकाउंट रिपोर्ट को कैसे अकाउंटिंग में डाल सकते हैं, ये बताता है। तो इसमें एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज और लीसर और लीसी के अकाउंट्स को कैसे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाला जाए, ये गाइडलाइन दिया जाता है। यू इज फॉर 21st लेटर है, 21वां लेटर है, उदय साहब है, यू इज फॉर उदय। उदय साहब क्या करते हैं, उदय साहब अमन के सीनियर अकाउंटेंट है जो उनके इंटरप्राइज के सभी सब्सिडरीज के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो जब कभी भी आएगा आपके दिमाग में तो आप याद रखेंगे उदय साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट है और वो कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, मतलब कि अगर अमन के और भी कंपनी है जो सब्सिडरी है तो उसके जो स्टेटमेंट है उसको कंसोलिडेट करने के बाद या फिर अकाउंटिंग करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसका गाइडलाइन ये वाला जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ये देता है। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन बताता है कि पेरेंट्स कंपनी को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करने चाहिए। एक कंपनी है उसकी 4 सब्सिडरीज है, तो एक पेरेंट्स कंपनी को कैसे बनाने चाहिए और उसके सब्सिडरीज को कैसे इंक्लूड करें ताकि ग्रुप के फाइनेंशियल पोजीशन का पूरा एक एक्यूरेट डेटा निकल सके, तो ये गाइडलाइन बताता है। फिर वी हैव वी इज द 22nd लेटर प्रेजेंटेड बाय विजय। विजय साहब क्या है? टैक्स कंसल्टेंट हैं। विजय साहब क्या है? अमन के टैक्स कंसल्टेंट है जो इनकम टैक्स का सही हिसाब रखने और डेफर्ड टैक्स के लिए प्लानिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, याद रखिएगा विजय साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स कंसल्टेंट है इनकम टैक्स। ये जो स्टैंडर्ड है इसका पर्पस यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम टैक्सेस को कैसे अकाउंट किया जाए जिसमें करंट और डिफर्ड टैक्स का फोकस होता है और अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच का जो टाइमिंग गैप होता है, टाइमिंग डिफरेंस होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाए ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 23 वसीम। 23rd लेटर होता है W, रिप्रेजेंटेड बाय वसीम साहब। वसीम साहब क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। क्या है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं इसके अमन के, और एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेटेड करने में मदद करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये गाइडलाइन देता है कि एक पेरेंट्स कंपनी को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे अकाउंट करना चाहिए। एक एसोसिएट वो कंपनी होती है जिसमें इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है लेकिन फुल कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होता है। सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है और उसका स्टेक 25% है अपने सिस्टर कंपनी में, अपने सब्सिडरीज में, सिस्टर कंपनी में पेरेंट्स कंपनी का 25% स्टेक है, तो इसका ना तो फुल कंट्रोल है ना ज्वाइंट कंट्रोल है, बट क्या है? सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये W फॉर वसीम साहब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। X इज द 24th लेटर। जेवियर साहब हैं जो बिजनेस ओनर हैं। क्या है? बिजनेस ओनर, अमन के बिजनेस कंसल्टेंट है जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का फाइनेंशियल इंपैक्ट मैनेज और रिपोर्ट करते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब हो गया कि कंपनी है, कंपनी में 2-4 यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, प्रोडक्शन है, तो एक यूनिट अगर डिसकंटिन्यू हो, सपोज कीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जिससे रेवेन्यू आती है वो वाली डिसकंटिन्यू हो गई, तो उसको कैसे एंट्री की जाए। तो ये बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जब एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कैसे रिपोर्ट किया जाए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बीच का डिफरेंस समझाने में हेल्प करता है, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव Y इज द 25th लेटर। योगेश साहब क्या है? इंटरिम मैनेजर हैं। क्या है? इंटरिम मैनेजर हैं और CFO भी हैं जो ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को ओवरसी करते हैं। क्या करते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। ये गाइडलाइन देता है कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट को एक फुल फाइनेंशियल रिपोर्ट से शॉर्ट पीरियड, इंटरिम का मतलब हो गया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप देखते हो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया या इंटरिम गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो एक तरह के लिए शॉर्ट पीरियड होता है। जब भी याद है इंटरिम इज अ शॉर्ट पीरियड, तो ये फुल फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट को नहीं बनाता, जो बताता है, ये गाइडलाइन देता है कि अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि फुल फाइनेंशियल ईयर नहीं शॉर्ट पीरियड है, लाइक 6 मंथ, 9 मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो उसका क्या गाइडलाइन है? वो गाइडेड बाय दिस ओनली AS 25, that is interim financial reporting, that is handled by
योगेश, वाई इज फॉर योगेश, योगेश इंटरिम मैनेजर हैं। नेक्स्ट वी हैव जेड, जेड इज 26 लास्ट लेटर है अल्फाबेट का। और जफर साहब, जफर साहब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब भी आएगी तो आप समझ लीजिए कि इनटेंजिबल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब बात आती है वो इनटेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे को कैसे अकाउंटिंग की जाए ये गाइडलाइन करते हैं। तो जफर साहब अमन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर हैं जो इनटेंजिबल एसेट को जैसे पेटेंट और ट्रेडमार्क का वैल्यूएशन और अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हेल्प करते हैं अमन की। तो ये चीजें आपने देखा। अभी हम लोग के पास, हम लोग को कवर करना है टोटल 29, 26 कवर कर चुके हैं। अब बचा हमारे पास 3, इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड F और H हम लोगों ने डिलीट कर दिया है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 8 ये दोनों ही नहीं है, तो इस अल्फाबेट से कोई भी नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 8 डिलीटेड है। F और H के नाम का कोई भी बंदा इस वाले कैरेक्टर में कोई भी स्टोरी में नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी हमारा कंटिन्यू है। अब क्या है 26 हमारा अल्फाबेट्स खत्म हो गया 26 तक, तो हम लोगों ने 3 कैरेक्टर में डबल A, डबल B, डबल C फर्दर के लिए ले लिया है। तो AS27 डबल A ये है अभिषेक आनंद। ये क्या है, ये ज्वाइंट, क्या है, ये ज्वाइंट वेंचर स्पेशलिस्ट हैं। जब भी कोई कंपनी ज्वाइंट वेंचर करती है तो अभिषेक क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर है स्पेशलिस्ट हैं। अभिषेक आनंद अमन के ज्वाइंट वेंचर स्पेशलिस्ट है जो ज्वाइंट वेंचर में इंटरेस्ट को मैनेज और रिपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये गाइडलाइन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर, इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर याद रखिएगा। AS27 का पर्पस ये है कि ज्वाइंट वेंचर में जो इंटरेस्ट होते हैं उनका अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग कैसे किया जाए। जहां 2 या 2 से ज्यादा पार्टी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मिलकर काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक एक्टिविटी है ज्वाइंटली कर रहे हैं, कोई एक एक्टिविटीज है और उस एक्टिविटीज को 2 अलग अलग कंपनी या 3 कंपनी कर रही है, तो उसमें कैसे इसको इंटरेस्ट को कैसे रिपोर्ट किया जाए, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव बीबी, ए के बाद बीबी आपको याद करने के लिए, और ए जब कभी भी ए यानी कि 27th, आप जब 27th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखें तो आपको बिल्कुल याद आना जाना चाहिए कि अभिषेक आनंद ए वो ज्वाइंट वेंचर स्पेशलिस्ट हैं। उसी तरह बीबी विपिन बिहारी ये रिस्क एनालिस्ट हैं। ये क्या कहते हैं, ये रिस्क एनालिस्ट हैं और अमन के वैल्यूएशन रिपोर्ट को जो कंपनी के एसेट्स का इम्पेयरमेंट एसेस करते हैं और उनको अकाउंटिंग में मदद करते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा यूनिट मतलब जो काम नहीं कर रहा है। AS27 ये गाइडलाइन देता है कि इंश्योर किया जाए कि किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसका रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि एक कोई मशीन है जिसका वैल्यू है 50,000 और वो अचानक से ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसका जो कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट है वो 50,000 है, ये ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका ऐसा नहीं कि 60,000 हम लोग इसका कर देंगे रिकवरेबल अमाउंट, नहीं, जब का कैरिंग अमाउंट 50,000 है तो ये कैसे ज़्यादा हो सकता है। तो ये जब भी होगा तो ये इस वाले से ये कम होगा, मतलब ये हमेशा इस वाले से ज़्यादा होगा, कैरिंग अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा रिकवरेबल अमाउंट से। इस वाले इसमें इम्पेयरमेंट में याद रखेंगे, इम्पेयरमेंट को विपिन बिहारी साहब देखते हैं जो 28th लेटर है। ए के बाद बीबी, लास्ट है हमारे पास सीसी, सीसी फॉर चंदन चक्रवर्ती। ये साहब क्या है, ये सीनियर अकाउंटेंट हैं। ये क्या देखते हैं, चंदन चक्रवर्ती अमन के रिस्क मैनेजर हैं जो प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट्स का हिसाब रखते हैं और हेल्प करते हैं अमन की। कंटीजेंट आपको मैंने बता दिया, अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटीज और अनएक्सपेक्टेड एसेट्स गेन, ये सारी चीज को ये कौन देखते हैं, चंदन चक्रवर्ती साहब देखते हैं। ये 29th स्टैंडर्ड है, ये बताता है कि प्रोविजनिंग जब हम लोग करते हैं लायबिलिटीज का जिनका टाइमिंग या अमाउंट सर्टन होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज और मेजर किया जाए। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी पे कोई लीगल केस चल रहा है और कंपनी को ये 50-50 चांसेस है कि वो जीत भी सकती है उस केस को
कोर्ट ऑफ लॉ में और हार भी सकती है। अगर वो हारी तो 10 लाख रुपया उसको देना होगा रिलेटेड पार्टी को, और अगर जीती तो 10 लाख की 12 लाख अपन लोग को मिलेगा, ये कंपनी को मिलेगा। तो ये जो लॉ है, ये जो गाइडलाइन है, ये बताती है कि आपको ये जो 10 लाख्स है जो आप लग रहा है कि आप लूज करेंगे, ये इसका प्रोविजनिंग करके आप रखिए। गेन का आपको नहीं करना, आ गया तो ठीक है, लेकिन चला गया तो ये आप प्रोविजनिंग करके रखें, अलग से आप प्रोविजनिंग करके रखें कि ये पैसा आपका जा भी सकता है। तो ये गाइडलाइन देता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और ये इस वीडियो को आप दोबारा ज़रूर से देखें, सारे कैरेक्टर को बिल्कुल याद रखें, और मैंने जो आपको बोला है रिलेटेड पार्टी और जितनी भी चीज़ें कनेक्ट की है, इसको एक बार फिर से देखें। अगर नहीं समझ में आता, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टोरी के थ्रू आपको समझाएं, और मैं कहाँ तक सक्सेसफुल रहा हूँ ये तो आपके कमेंट्स ही बताएंगे। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपको कोई और भी टॉपिक जो जाननी है, जो आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, इजी वे में समझना है, तो उसके लिए ज़रूर से कमेंट्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे पे कौन सी मतलब जिस भी टॉपिक पे आप लोग बोलेंगे, जिसको आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है, इसको जानना चाहिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको एक आसान लैंग्वेज में स्टोरी की तरह आपको समझा दूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब